गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने ये टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करना बाकी रखा था, दैट इज एम्बिबिशन। प्लांट वाटर रिलेशन में ही ये लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद शुरू हो जाएगा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग ऑफ द मटेरियल्स। एम्बिबिशन क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन in which water is absorbed by solids। ये स्पेशल काइंड का एक डिफ्यूजन है जहाँ पे वाटर जो है वो सॉलिड एब्जॉर्ब कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ कॉलोइड्स एंड इंक्रीजिंग देयर वॉल्यूम। ओके, सॉलिड जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है और बिकॉज ऑफ दैट ऑब्वियसली वाटर एब्जॉर्ब होगा तो सॉलिड का वॉल्यूम बढ़ने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा हम बहुत सारी जगह पे देख रहे हैं, जैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सीड्स as well as absorption of water by dry wood। ओके, सीड जो है जैसे पल्सेस को तो हमने घर पे ऑलरेडी देखा ही हुआ है कि रात को हम भिगो के रखते हैं, सुबह को वो स्वेल हो जाते हैं। ओके, दैट इज एम्बिबिशन। ऐसे ही ड्राई वुड को अगर वाटर में छोड़ दीजिए आप तो उसका जो साइज है वो बढ़ने वाला है, दैट इज ऑल्सो एम्बिबिशन। द प्रेशर ड्यू टू द स्वेलिंग ऑफ वुड कैन स्प्लिट रॉक्स। ओके, ये एम्बिबिशन का ही प्रेशर है जिसकी वजह से पास्ट में जब ये टेक्नोलॉजीज वगैरह नहीं थी तब केव्स वगैरह बनाने के लिए या रॉक्स को तोड़ने के लिए क्या किया जाता था, तो वुडन मटेरियल को पैक कर दिया जाता था इन केव्स एंड इन बिटवीन द रॉक्स, और फिर उसको बहुत सारा पानी दिया जाता था। एंड बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ एम्बिबिशन फिर वो रॉक्स को तोड़ सकता है। seedlings are emerged out of the soil due to the imbibition pressure। तो सीड्स जब जर्मिनेट करते हैं तो जो सीडलिंग्स हैं जो अभी यंग वन है, ओके, ये कैसे बाहर आते हैं? तो दे आर ऑब्वियसली ड्यू टू imbibition pressure। ओके, imbibition requires, क्या चाहिए imbibition होने के लिए? नंबर वन, डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, तो ऑब्वियस है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो यहाँ पे होना ही चाहिए क्योंकि इम्बिबिशन में भी यही होने वाला है, हाई वाटर कंसंट्रेशन और हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। ओके, दूसरा, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन द एब्जॉर्बेंट एंड द लिक्विड एम्बाइब्ड। जो लिक्विड एम्बाइब हो रहा है मतलब जो एब्जॉर्ब हो रहा है, ओके, उसके और जो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है उन दोनों के बीच में भी वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट चाहिए, मतलब हाई वाटर कंटेंट टू लो वाटर कंटेंट, ये कंडीशन मेंटेन रहनी चाहिए। एफिनिटी बिटवीन एब्जॉर्बेंट एंड लिक्विड। ओके, एफिनिटी होनी चाहिए, एफिनिटी नहीं होगी तो क्या होगा? जैसे वुड जो है ना, उसको वाटर के लिए एफिनिटी है, स्वेल करेगा वाटर को एब्जॉर्ब करके। सीड्स है, उसको वाटर के लिए एफिनिटी है, वो स्वेल करेगा, वाटर को इम्बाइब होने देगा अपने अंदर। लेकिन उसी सीड को अगर हमने ऑयल में रख दिया तो क्या होगा? तो फिर वो इम्बाइब नहीं होगा क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे के लिए एफिनिटी नहीं है। बिकॉज यहाँ पे जो आपका एब्जॉर्बेंट है दैट इज योर सीड, ओके, वो हाइड्रोफिलिक मटेरियल से बना हुआ है, और जो आपका लिक्विड जो आप यूज कर रहे हैं दैट इज ऑयल, वो हाइड्रोफोबिक है। तो उन दोनों को एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी एफिनिटी नहीं है। एफिनिटी नहीं है तो फिर एब्जॉर्बेंस का कोई सवाल ही नहीं है, and you are not going to observe the process of imbibition। okay, तो ये भी एक प्लांट वाटर रिलेशन का पार्ट ही है। ओके, चलिए नेक्स्ट। तो ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग और ट्रांसपोर्ट के बारे में अभी हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ अबाउट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। लॉन्ग डिस्टेंस पे वाटर कैसे पहुंचता है? जैसे हमने पढ़ा है ऑलरेडी प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन का जो अपना चैप्टर है उसमें, कि सिक्वाया करके एक ट्री है 100 मीटर हाइट तक जाता है, जायंट रेडवुड। ओके, ऐसे ही यूकेलिप्टस का जो एंजियोस्पर्म प्लांट है, ओके, ट्री है, वो भी इतना ही बड़ी हाइट वाला है। तो इतने हाइट तक पानी पहुंचता कैसे है? बिकॉज द रूट्स आर एब्सॉर्बिंग फ्रॉम द ग्राउंड एंड वाटर इज रीचिंग टू ईच एंड एवरी पोर्शन ऑफ द प्लांट। ऐसा कैसे पॉसिबल हो रहा है उसके बारे में हम यहाँ पे समझने वाले हैं।
सो अभी जो हमने पढ़ा उसमें डिफ्यूजन एक हमने पढ़ा था. सो डिफ्यूजन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस बिकॉज यहाँ पे कोई प्रेशर काम नहीं करता है. ओके मतलब कोई एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो रही है यहाँ पे, अपने आप से स्पॉन्टेनियस होने वाला रिएक्शन है. सो इट अकाउंट्स फॉर ओनली शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग और मूवमेंट्स. फॉर एग्जांपल, movement of molecules across a typical plant cell takes about 2.5 seconds. टिपिकल प्लांट सेल की साइज होती है अबाउट 50 माइक्रोमीटर्स. अब आप सोचिए कि 50 माइक्रोमीटर की लेंथ कवर करने में इसको कितना टाइम लग रहा है. 2.5 सेकंड्स. 2.5 सेकंड्स से बहुत बड़ा टाइम होता है किसी भी लिविंग सेल के लिए. ओके सो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, अब इसको आप अकाउंट करिए, 50 माइक्रोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करिए और 100 मीटर वाले सिक्वाया को कंसीडर करिए आप. ओके और फिर काउंट करिए कि सिक्वाया ट्री के रूट के टिप पर से वाटर का जो एक ड्रॉप है या एक मॉलिक्यूल है उसको उसके शूट एपिक्स तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा. 100 मीटर का सिक्वाया आप कंसीडर करिए. ओके 100 मीटर के सिक्वाया को अगर आप माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करें या माइक्रोमीटर 50 जो है उसको आप मीटर में कन्वर्ट करें और उसको मल्टीप्लाई करें 2.5 के साथ, आपको आंसर मिलेगा. ओके इट विल टेक्स ईयर्स. ओके इट विल टेक ईयर्स. अब एक वाटर मॉलिक्यूल अगर ईयर्स ले रहा है टू रीच द टिप ऑफ द प्लांट, विल द प्लांट सर्वाइव? नॉट एट ऑल. तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन डिफ्यूजन से पॉसिबल नहीं हो सकता है. ओके and long distance transport systems are necessary to move substances faster across the long distances. Movement of substances in bulk, that is called in mass, from one point to another due to pressure differences between 2 points is called mass flow or called bulk flow. तो एक एक ड्रॉप की बात तो छोड़िए, यहाँ पे हमें जो कुछ भी चीजें ट्रांसपोर्टेशन करवानी है दैट शुड बी इन मास, that should be in bulk, one point to another point. Okay right. और दोनों का जो प्रेशर डिफरेंस है वो प्रेशर पॉइंट है वो अलग अलग है. दैट इज अ प्रेशर ग्रेडियंट यू कैन से. सो वाटर, मिनरल्स एंड फूड आर जनरली मूव्ड बाय दिस मास फ्लो सिस्टम. तो प्लांट में तो ये तीनों ही ज्यादातर मूव होते रहते हैं. दैट इज वाटर, मिनरल्स एंड फूड, दैट इज ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर्ड बाय फ्लोएम. Okay prepared by leaves and transported by phloem. Okay so they are actually moving by mass flow systems. Okay तो हमारे जो वस्कुलर बंडल्स हैं प्लांट के वो मास फ्लो सिस्टम पे काम करते हैं. in mass flow substances that in solution or in suspension are swept along at the same pace as in a flowing river. But in diffusion, different substances move independently depending on their individual concentration gradient. ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा इसको. मास फ्लो में क्या होता है? ओके सिंपल वे में आपको मैं बताता हूँ. जैसे मान लीजिए कि किसी टीचर ने सुना के किसी क्लास में बहुत नॉइज हो रहा है, बाहर से उसको ऐसा पता चला. एंड द टीचर इज जनरली गोइंग टू ओपन द डोर ऑफ द क्लास और उसने देखा कि पूरा क्लास रैंडमाइज हो चुका है, सब अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, नॉइज हो रहा है, मस्ती कर रहे हैं. तो एक जनरल कमांड देता है, जनरल पनिशमेंट देता है सबके लिए कॉमन. फिर बहुत स्टूडेंट्स आके बोलते हैं कि सर मैं नहीं था, मैं नहीं थी, ऐसा करते हैं. राइट लेकिन इट इज इन बल्क. ओके बता दिया सबको पनिशमेंट देना है तो मतलब वो सबको फॉलो करना है. राइट इससे उल्टा होता है कंडीशन. ओके ये टीचर ने आके क्विकली रिस्पॉन्स दिया, क्विकली बिना कुछ सोचे समझे सडनली. ओके तो वो चेक नहीं कर रहा है कौन सही में मस्ती कर रहा है या क्या, लेकिन उसने देखा कि पूरा क्लास रैंडम लग रहा है तो सबको एक साथ पनिशमेंट दे दी. इससे उल्टा भी होता है. टीचर आता है, ऑब्जर्व करता है और देखता है कि इनमें ये सभी जो 50 स्टूडेंट्स है उसमें से ये 5 स्टूडेंट ऐसे हैं दे आर एक्चुअली डूइंग न्यूसेंस इन क्लास. तो फिर वो 5 को सिलेक्ट करके उनको ही पनिशमेंट देता है, बाकी 45 को पनिशमेंट नहीं देता है. लेकिन क्या हुआ उसमें उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर वो पनिशमेंट देगा ना. तो इट इज टाइम कंज्यूमिंग. राइट
इफेक्ट दोनों में होने वाली है। ओके, बस यही डिफरेंस है मास फ्लो और डिफ्यूजन में। मास फ्लो में कंसंट्रेशन क्या है इंडिविजुअल किसकी, वो नहीं सोचना है। मास फ्लो में इट इज जस्ट लाइक फ्लोटिंग रिवर। रिवर में कुछ भी चीजें आप छोड़ दो तो रिवर का फ्लो का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में वो मूव करेंगे, चाहे उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है चाहे उसकी कंसंट्रेशन कम है। ओके, वो उसी रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में उसी पेस से उसी स्पीड से फ्लोट करना शुरू करेंगे। ओके, लेकिन डिफ्यूजन में क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन द इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन। ओके, इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन के केस में क्या होगा कि अगर किसी की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा है तो वो अंदर नहीं जाएगा, किसी की कम है तो वो जाएगा, जिसकी सेल में ज्यादा है वो बाहर आएगा, जिसकी सेल में कम है वो अंदर आएगा। ऐसे काम चलता रहेगा इंडिविजुअल कंसंट्रेशन के बेसिस पे। ओके, तो ये सब करने में टाइम भी लगता है। सो डिफ्यूजन इज स्लो प्रोसेस। मास फ्लो में पूरा सब कुछ काम बल्क में चल रहा है। ओके, सो बल्क फ्लो, और ऐसे बल्क फ्लो में और मास फ्लो में ही मूवमेंट होती है प्लांट में। Bulk flow is achieved either through positive hydrostatic pressure gradient, for example, a garden hose, or a negative hydrostatic pressure gradient, for example, suction through a straw. तो बल्क फ्लो दो तरह से अचीव हो सकता है। अब इस बल्क फ्लो को ऐसा मान के चलिए, पूरा क्लास रैंडमाइज था, अब उसको सिंसियर बनाना है, टीचर ने पनिशमेंट दे दिया। पनिशमेंट में भी दो तरह हो सकती है, एक पॉजिटिव पनिशमेंट भी होती है, एक नेगेटिव पनिशमेंट होती है। पॉजिटिव पनिशमेंट क्या होती है कि उसको कुछ लिखने दे दो, 5 बार लिख के लाओ, 3 बार लिख के लाओ, ऐसी पनिशमेंट होती है, आपको पता ही है। ये पॉजिटिव पनिशमेंट है, क्योंकि इस पनिशमेंट से अल्टीमेटली स्टूडेंट का बेनिफिट होने वाला है, कुछ उसको नॉलेज मिलेगा, वो लिखेगा तो कुछ तो उसको याद रहेगा। दैट इज पॉजिटिव पनिशमेंट। और एक होता है नेगेटिव पनिशमेंट, जिसमें आप फिजिकल पनिशमेंट दे सकते हैं, स्टूडेंट्स को मार सकते हैं, ये कुछ राइट होता रहता है। तो बल्क फ्लो दो तरह से है क्लास, मतलब उसको एक डायरेक्शन में लाने के दो तरीके हैं। एक है पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और दूसरा है नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट जो है उसका एग्जांपल आपको दिया गया गार्डन हॉस। तो गार्डन में गार्डनिंग करते वक्त हम पौधों को पानी पिलाते हैं, राइट। तो वहां पे एक मोटर लगाई जाती है, वो क्या करता है, अंडरग्राउंड जो वाटर टैंक से वहां से पानी खींचने का काम कर रहा है, पॉजिटिव प्रेशर अप्लाई करके खींच रहा है उसको। ओके, और पॉजिटिव प्रेशर से उसको वहां पे भेज रहा है। दूसरा होता है नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जिसमें सक्शन। ओके, तो हम वैक्यूम क्रिएट करके वाटर को ऊपर खींचने का काम कर रहे हैं, जैसे स्ट्रो, सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं उस टाइम पे, याद करिए। ओके, तो दो अलग अलग मेथड्स हैं बल्क फ्लो के लिए, और दोनों ही प्लांट्स में काम करते हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव प्रेशर, बोथ आर वर्किंग आउट हियर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है। Bulk movement of the substances in long distance through the conducting tissues, that is xylem and phloem, is called translocation. इस वर्ड को भी आप समझिए। Substances का जो bulk movement हो रहा है through the long distances, okay, using this xylem and phloem, इसको हम ट्रांसपोर्टेशन नहीं बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं ट्रांसलोकेशन। क्यों, ये बल्क फ्लो है, ये पैकेट्स में काम चल रहा है, जैसे कुरियर सर्विस चल रहा है। एक पैकेट आज यहाँ पे, कल वो पैकेट किसी और सिटी में होगा, इट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ओके, तो इट इज नॉट ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसलोकेशन में डिफरेंस है थोड़ा बहुत। ओके, ट्रांसपोर्टेशन जो है इट इज अ कांस्टेंट प्रोसेस। ओके, ट्रांसलोकेशन में आपके प्लेस को चेंज करने की बात है, राइट। तो वो रनिंग प्रोसेस है। ये ट्रांसलोकेशन जो है उसमें आपका काम पैकेट्स में चल रहा है। ओके, मूविंग द ऑब्जेक्ट, दैट इज ट्रांसलोकेशन। तो बल्क हाइपोथेसिस में, बल्क फ्लो मेथड में ऐसे काम चलता है, ट्रांसलोकेशन होता है xylem and phloem में। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। तो प्लांट और वाटर का रिलेशन शुरुआत कहाँ से होता है, तो ये हमें पता है रूट्स से। तो रूट्स कैसे एब्सॉर्ब करते हैं वाटर को, पहले उसके बारे में पढ़ेंगे, और बाद में हम जाएंगे वाटर कैसे ट्रांसलोकेट होता है फ्रॉम रूट
to each and every tip of the plant. Okay, so absorption of water and minerals occurs by diffusion through millions of root hairs present at the root tips. Okay, तो वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है ना यहाँ पे, ओके, रूट में, तो ये डिफ्यूजन से होता है। और ये हमें पता है कि रूट्स के पास रूट हेयर है, ओके, और ये रूट हेयर और उसके साथ साथ जो रूट्स के सरफेस है वहां से ये एब्जॉर्ब होने वाला है। ओके, रूट हेयर्स इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, ये हमें पता है रूट हेयर क्या करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। अगर हम यहाँ पे रूट हेयर को निकाल दें और सिर्फ इसी सेल को रखें तो सरफेस एरिया सिर्फ इतना रहेगा, लेकिन ये एलोंगेटेड रूट हेयर है, इसलिए आप देखिए ज्यादा सरफेस क्रिएट हो रही, तो ये सरफेस तो है ऑलरेडी और इतना सरफेस और बढ़ गया फॉर एब्जॉर्प्शन। ओके, द एब्जॉर्ब्ड वाटर इज मूव्ड डीपर इनटू द रूट लेयर्स बाय टू पाथवेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नीट के लिए। ओके, तो वाटर यहाँ पे दो पाथवे से आगे मूव करता है। ओके, एब्जॉर्ब तो कर दिया रूट हेयर ने या एपिथेलियम ने एब्जॉर्ब कर दिया है, अब पहले इसको जाइलम तक लेके जाना है ना इस वाटर को। और याद करिए आप चैप्टर 6 में सेक्शंस जो पढ़े हैं रूट का, डायकोट और मोनोकोट रूट का सेक्शन आप पढ़े हैं ना, तो जाइलम तो बहुत अंदर है अलोंग द पिथ। ओके, पिथ के जस्ट पहले जाइलम आता है, सेंटर से जस्ट पहले। अब ये तो अभी तो कॉर्टेक्स के बाहर चल रहा है बात, एपिडर्मिस पे। तो जाइलम तक पहुंचाने के लिए वाटर के लिए दो पाथवे हैं, दैट इज एपोप्लास्ट पाथवे और दूसरा है सिम्प्लास्ट पाथवे। ओके, एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट, ये दो पाथवे यहाँ पे है। ओके, चलिए कैसे मूवमेंट होती है वो देखते हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं एपोप्लास्ट पाथवे। तो इट इज द सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल्स that is continuous except at the Casparian strip of the endodermis in the roots. Okay, apoplastic, continuous channel of the cell walls, adjacent cell walls, okay, except up to Casparian strip. Casparian strip में ये नहीं देखने मिलता है, in the endodermis of the root। याद करिए एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, देन एंडोडर्मिस, देन पेरिसाइकल, देन फ्लोएम, देन जाइलम और उसके बाद पिथ, ये पूरा सिस्टम हमें अरेंजमेंट पता है। ओके, तो कास्पिरिन स्ट्रिप जब आता है एंडोडर्मिस में, उससे पहले तक तो मूवमेंट ऐसे हो सकता है। ओके, यूजिंग एपोप्लास्टिक पाथवे, इट अकर्स exclusively through the intercellular spaces and the walls of the cells, it does not cross the cell membrane। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो डार्क दिख रहा है ना, दैट इज योर एपोप्लास्टिक पाथवे, ये डार्क में से, ये सेल वॉल में से चल रहा है, दैट इज योर एपोप्लास्टिक पाथवे, ये एपोप्लास्टिक पाथवे है यहाँ तक। ये आ गया आपका कास्पेरियन स्ट्रिप, एंडोडर्मिस, ये पूरा कॉर्टेक्स का रीजन है, ये आपका एपिडर्मिस, ये रूट हेयर यहाँ पे हो गया, उसने एब्जॉर्ब किया और यहाँ से वाटर चल के जा रहा है ओनली वॉल टू वॉल, सेल के अंदर एंटर नहीं हो रहा है। आप यहाँ पे भी देखिए ब्लू वाला लाइन एपोप्लास्टिक पाथवे में वॉल टू वॉल जा रहा है। ओके, सेल में कहीं पे भी इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा है वाटर। ओके, सिर्फ बाहर से निकल के ही, आप देखिए ये जो आ गया आपका वस्कुलर बंडल, ये वाला, राइट, तो सेल के बाहर पेरीफेरी पे, या तो सेल वॉल से ही वाटर चल रहा है। ओके, दैट इज एपोप्लास्टिक मूवमेंट। हमेशा याद रखिए एपोप्लास्ट में इंटरसेल्युलर स्पेस और सेल वॉल के थ्रू ही वाटर की मूवमेंट होती है। और कहाँ तक होती है, एपिडर्मिस से लेके एंडोडर्मिस तक, उसके बाद ये पॉसिबिलिटी नहीं है। वाटर मूवमेंट थ्रू एपोप्लास्ट इज डिपेंडेंट ऑन ग्रेडियंट एंड अकर्स थ्रू मास फ्लो। ओके, तो यहाँ पे जो मूवमेंट होती है एपोप्लास्टिक में, ओके, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द वाटर, और ये मास फ्लो में ही होगा यहाँ पे, राइट। द एपोप्लास्ट डज नॉट प्रोवाइड एनी बैरियर टू वाटर मूवमेंट। आप देखिए यहाँ पे एपोप्लास्ट में, जैसे यहाँ पे एब्जॉर्प्शन तो हो गया, दैट इज थ्रू डिफ्यूजन, और फिर ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से ही आगे बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, ये डायरेक्टली सॉइल के कनेक्शन में है सेल,
कॉर्टेक्स वाले सेल्स जो हैं वो सॉइल के कनेक्शन में नहीं है, तो यहाँ पे कम होगा। एंडोडर्मिस से उसमें भी कम होगा, पेरिसर्कल में उससे भी वाटर कम होगा, क्योंकि जाइलम यहाँ से कॉन्स्टेंटली वाटर ले रहा है। तो यहाँ से यहाँ हम जाते हैं तो वाटर कंसंट्रेशन कम होती जाती है, तो इसीलिए हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ऐसे चलता रहता है। और जाइलम तो ऊपर भेज ही रहा है, तो यहाँ पे तो ये खत्म ही नहीं होने वाला है, राइट। और एपोप्लास्ट में अब देखिए, दो सेल के बीच से होके जाना है वाटर को, या तो ज्यादा से ज्यादा सेल वॉल से होके जाना है, राइट। इसीलिए यहाँ पे वाटर को डिस्टर्ब करने के लिए कोई बैरियर नहीं है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मूवमेंट यहाँ पे वाटर की चलती रहती है। As water evaporates into the intercellular spaces or the atmosphere, tension develops in the continuous stream of water in the apoplast. Hence, mass flow of water occurs due to the adhesive and cohesive properties of water. Okay, water जो है वो आपका इंटरसेल्युलर स्पेस से इवेपोरेट होता रहता है टू द एटमोस्फियर। ओके, टेंशन ऑब्वियसली यहाँ पे टेंशन डेवलप होने का मतलब है यहाँ पे प्रेशर डेवलप होने वाला है, बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ वाटर इन द एपोप्लास्ट। और उसी वजह से यहाँ पे वाटर की मूवमेंट होती है। और वाटर की जो मूवमेंट हो रही है यहाँ पे, उसके ऊपर दो वाटर की प्रॉपर्टीज यहाँ पे काम करती है। एक होती है एडेसिव प्रॉपर्टी और दूसरी है कोहेसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट स्लाइड्स में ये एडेसिव प्रॉपर्टी और कोहेसिव प्रॉपर्टी कहाँ पे और कैसे हेल्प करती है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। ओके, दूसरा जो पाथवे है दैट इज सिंप्लास्टिक पाथवे। सिंप्लास्टिक पाथवे में क्या होता है? सो इट इज द सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट, मतलब साइटोप्लाज्म से होके गुजरेगा वाटर यहाँ पे। इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट, सेल टू सेल बीच में से जाके वाटर पास होने वाला है। पहले बाउंड्रीज पर से ही जा रहा था एपोप्लास्ट में। इन दिस पाथवे द वाटर ट्रेवल्स थ्रू द साइटोप्लाज्म। इंटरसेल्युलर मूवमेंट इज थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा, ये हमें पता है। ये देखिए आप, यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब हुआ, रूट है, सेल वॉल में आया और वहां से सेल के अंदर पर्कुलेट कर गया, और ये सेल के अंदर से होके कॉर्टिकल रीजन के सभी सेल में भी ऐसे ही मूवमेंट हो रही है। और ये जो जंक्शंस है ये हमें पता है, इट इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। तो सिंप्लास्टिक पाथवे में प्लाज्मोडेस्माटा हेल्प करते हैं, जंक्शन बिटवीन द नेबरिंग प्लांट सेल्स थ्रू विच साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स एक्सटेंड। और ऐसे कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा। अब देखिए, पेरीसाइकिल तक जा सकता है सिंप्लास्टिक में, पेरीसाइकिल तक, एपिडर्मिस से पेरीसाइकिल तक वाटर जा सकता है। लेकिन एपोप्लास्टिक में आपने देखा था कि एंडोडर्मिस तक ही ये रास्ता काम करता है, उसके बाद ये रास्ता ब्लॉक हो जाता है। ओके, वाटर हैज टू एंटर द सेल्स थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, हेंस द मूवमेंट इज स्लोअर। पहले वाला क्या था एपोप्लास्टिक, उसमें फास्ट मूवमेंट था, लेकिन यहाँ पे जो है वाटर सेल के अंदर एंटर हो रहा है, सेल का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसके कांटेक्ट में आएगा, ऑर्गेनल्स के कांटेक्ट में आएगा, और बाद में ये वाटर आगे जाने वाला है। तो इसीलिए यहाँ पे मूवमेंट जो है वो स्लो हो रहा है, लेकिन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या पोटेंशियल ग्रेडियंट तो यहाँ पे भी रहने वाला है। सिंप्लास्टिक मूवमेंट में बी एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। अब ये एक फिनोमेना है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म ऐसे ही पड़ा नहीं रहता है, जस्ट लाइक अ मिल्क पाउच ऐसे रख दिया और पड़ा रहेगा। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म का कॉन्स्टेंटली स्ट्रीमिंग होता रहता है, वॉर्टेक्सिंग होता रहता है, मिक्स होता रहता है ये। ओके, और ये भी उसमें सम इश्यूज क्रिएट करता है मूवमेंट ऑफ वाटर में, क्योंकि वो तो उसकी नेटिव प्रॉपर्टी है ना, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। अब यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल एंटर किया, लेकिन यहाँ पे ये वॉर्टेक्सिंग हो रहा है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हो रहा है, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल जो अंदर आया था वो तो घूमता रह जाएगा यहाँ पे काफी देर तक, फिर यहाँ पे बाहर निकल सकता है। तो ऑब्वियसली इसकी वजह से भी थोड़ी देरी होने वाली है, स्लो होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रिला लीफ, इसमें क्लियरली हमें देखने मिलता है मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट ड्यू टू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इज इजीली विजिबल। हाइड्रिला में हम क्लियरली देख सकते हैं, इतना साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होता है कि आप उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है उसको भी मूव करते हुए, जस्ट लाइक अ मैरीगो राउंड ऐसे मूव करते हुए उसको आप देख सकते हैं। ओके, most of the water flow in the roots occurs via apoplast since the cortical cells are loosely packed.
सो वाटर कैन मूव विदाउट रेजिस्टेंस। ओके, यहाँ पे आपको सिंप्लास्टिक पाथवे दिखाया, आप देखिए सेल के अंदर से होके गुजर रहे हैं। ओके, लेकिन ज्यादातर वाटर जो रूट में मूव होता है वो एपोप्लास्टिक से होता है, क्योंकि कॉर्टिकल रीजन के सेल्स आप देखिए बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस ज्यादा है। ओके, और वाटर विदाउट एनी रेजिस्टेंस यहाँ से मूव कर सकता है, तो इट इज फेवरेबल वे। हाउएवर एंडोडर्मिस का एक इश्यू यहाँ पे आने वाला है आगे जाके। एंडोडर्मिस इज इम्परवियस टू वाटर ड्यू टू कास्पेरियन स्ट्रिप। ये जो कास्पेरियन स्ट्रिप है एंडोडर्मिस में, वो वाटर को अलाउ नहीं करती है। ओके, इट इज इम्परवियस टू वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एमसीक्यू के लिए। कास्पेरियन स्ट्रिप क्या है? तो इट इज अ बैंड ऑफ सुबेरेनाइज्ड मैट्रिक्स। सुबेरिन का बना हुआ ये मटेरियल है कास्पेरियन स्ट्रिप, और ये हाइड्रोफोबिक मटेरियल है, इसलिए वाटर को ये अलाउ नहीं करेगा क्रॉस करने को। तो फिर जो वाटर एपोप्लास्टिक के थ्रू यहाँ तक आया, फिर वो क्या करेगा? तो वो अपना रास्ता चेंज कर लेगा और एंडोडर्मिस के सेल के अंदर चला जाएगा, और वहां से फिर प्लाज्मोडेस्माटा में होते हुए पेरिसाइकिल में जाएगा। तो एंडोडर्मिस एक ऐसी जगह बन रही है जहां पे आगे का रास्ता कोई भी हो, चाहे फिर वो एपिडर्मिस सॉरी एपोप्लास्टिक हो या सिम्प्लास्टिक हो, सभी का एब्जॉर्ब किया हुआ वाटर एंडोडर्मिस में ही कलेक्ट होने वाला है। कॉमन जंक्शन बन रहा है ये। सो वाटर मॉलिक्यूल्स आर डायरेक्टेड टू नॉन सुबेराइज्ड wall regions. The water then moves through the symplast and again crosses a membrane to reach the xylem. तो ये बहुत अच्छा प्रोविजन बनाया है। ये क्यों है? तो कास्पेरियन स्ट्रिप नेचर ने इसलिए दिया, अगर यहाँ से फास्ट मूवमेंट से वाटर जाता तो ये जाइलम तक ऐसे ही पहुंच सकता है फुल स्पीड में, और जितना अच्छा फास्ट मूवमेंट जाइलम में जाता उतना ही वाटर वहां पे लॉस होगा थ्रू लीव्स। ओके, ट्रांसपिरेशन, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे मूवमेंट को इस प्रोविजन से कास्पेरियन स्ट्रिप रख के, एक बैरियर रख के स्लो डाउन कर दी गई है, क्योंकि अब यहाँ से वाटर जाएगा प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, स्लो मूवमेंट हो जाएगी, और जाइलम को भी एक बेनिफिट होगा कि उसको ज्यादा वाटर जानबूझ के एब्सॉर्ब नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो ये नेचर ने बहुत अच्छा प्रोविजन यहाँ पे डेवलप किया हुआ है। The water movement through the root layers is ultimately symplastic in the endodermis. जो अभी मैंने आपको बताया, this is the only way water and solutes can enter the vascular cylinder. मतलब vascular bundle में enter होने के लिए एक ही रास्ता है, that is symplastic. In young roots, the water enters directly into the xylem vessels and tracheids. Young root जो है उसमें water जो है वो directly xylem vessel में enter हो जाता है, ट्रैकेड में एंटर हो जाता है। These are non-living conduits and so are parts of the apoplast. Vessels और ट्रैकेड्स जो हैं वो नॉन लिविंग है, ये हमें पता है। और नॉन लिविंग है इसका मतलब सेल वॉल जैसा ही मटेरियल है ये पूरा का पूरा, तो यहाँ पे एपोप्लास्टिक मूवमेंट होती रहेगी। ओके, जो नॉन लिविंग है वहां पे एपोप्लास्टिक, देखिए सेल वॉल नॉन लिविंग होता है किसी भी सेल में, वहां पे एपोप्लास्टिक। जो लिविंग है वहां पे सिम्प्लास्टिक, सेल के अंदर का एनवायरमेंट। ओके, some plants have additional structures for water and mineral absorption. For example, mycorrhiza. ये हमने प्लांट किंगडम में पढ़ा था, जिम्नोस्पर्म में भी mycorrhiza. दैट इज माइको का मतलब होता है फंगस, और राइजा का मतलब होता है रूट। अब देखिए यहाँ पे ये रूट है, और ये जो दिख रहा है दैट इज द माइको, दैट इज द फंगस। ओके, क्या हो रहा है? अब देखिए माइकोराइजा क्या करता है, इसको चैप्टर 2 में भी हमने पढ़ा है। It is a symbiotic association of fungus with a root system. Fungal filaments form a network around young root or they penetrate the root cells. आप देखिए यहाँ पे नेटवर्क पूरा हाइफाई का बनाया हुआ है माइसेलियम का, और ये पेनेट्रेट भी कर रहे हैं रूट के सेल्स के अंदर भी। हाइफाई एब्जॉर्ब मिनरल आयंस एंड वाटर फ्रॉम सॉइल। ओके, अब देखिए रूट हेयर की लेंथ इतनी ही है, तो ज्यादा से ज्यादा उसके सराउंडिंग में जो वाटर और मिनरल्स होंगे उसी को ही एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब होता जाएगा, तो ऐसे ऐसे दूर का भी वाटर और मिनरल्स आते जाएंगे। लेकिन अगर पहले से हाइफाई एक्सटेंड हो चुके हैं फंगस के दूर तक, ओके, तो ज्यादा सरफेस एरिया यहाँ पे बढ़ रहा है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है तो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी बढ़ने वाली है। ओके, सो हाइफाई ये काम करके देती है। और इसके रिस्पॉन्स में रूट उसको क्या प्रोवाइड करता है? तो रूट प्रोवाइड शुगर्स एंड नाइट्रोजनस कंपाउंड्स टू माइकोराइजाई फॉर इट्स ग्रोथ।
फंगस मिनरल और वाटर ला के देता है, उसने अपनी ड्यूटी कर ली, तो रूट उसको क्या देगा, रूट उसको उसके पार्ट में जो उसको शुगर और नाइट्रोजनस कंपाउंड लीफ ने भेजे हैं थ्रू फ्लोएम, वो उसको खिलाने के लिए देता है। ओके मतलब दोनों एक दूसरे के सर्वाइवल के लिए एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। इट इज कॉल्ड विन विन पोजीशन। इसको बोला जाता है म्यूचुअलिज्म। क्या बोलते हैं इसको हम? म्यूचुअलिज्म। इट इज म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन फंगस एंड प्लांट। ओके, some plants have an obligate association with the mycorrhizae. ऑब्लिगेट एसोसिएशन का मतलब है कि अगर उस फंगस को आपने प्लांट के रूट से अलग कर दिया तो वो सरवाइव नहीं हो पाएगा, और ऐसा ही होगा वाइस वर्सा प्लांट के लिए भी। उस फंगस को अगर आपने वहां से निकाल दिया तो प्लांट की ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी। जैसे पाइनस जो है ना, पाइनस सीड्स कैन नॉट जर्मिनेट एंड एस्टेब्लिश विदाउट माइकोराइजे। ओके, पाइनस जो एक जिम्नोस्पर्म है, ओके वो जर्मिनेट भी नहीं करेगा। ओके, और ना ही वो एस्टेब्लिश हो पाएगा। अगर जर्मिनेट ही नहीं कर रहा है तो एस्टेब्लिश तो बहुत दूर की बात बन रही है। ओके, माइकोराइजा चाहिए इसके जर्मिनेशन के लिए। फाइन, सो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में यहीं तक रख रहे हैं। ओके, तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमने आज खत्म किया है। ओके, इसके बाद हम जाएंगे लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट सेशन में, और उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपीरेशन और uptake of transport and mineral nutrients, and then flow from source and sink, that is phloem transportation। तो वहां पे अपना चैप्टर खत्म होगा फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन पे। फाइन, ओके, सो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वे वी हैव कवर्ड इन 3 लेक्चर्स, राइट। तो बाकी के 3 लेक्चर में ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, एंड डायरेक्टली वी विल मूव टुवर्ड्स द ब्रश अप सेशन फॉर द सेम चैप्टर। ओके, तो एक ही फ्लो में पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। Fine. So I'm ending this session right now. Hope you have enjoyed this session. Have a nice day.